नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, नेट इनकम का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, जो कि मेथड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जहाँ पर ठीक है, तो आज हम वो तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या नाम इनका क्रिएशन कहाँ से होता है, इसके पूरे मॉडल के बारे में पढ़ा, जो टू सेक्टरल इकोनॉमी के का जो मॉडल है हमारा, उसके जरिए हमने उसको समझने की कोशिश की और तीनों मेथड की क्रिएशन को समझा। ठीक है, तो आज हम एक एक करके मेथड्स पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले जानेंगे, एक एक फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आपने उसको समझ लिया तो मेरी 100% गारंटी है कि आप नेशनल इनकम का जब कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, या कोई गलती ही नहीं होगी। ठीक है, और फिर उनके अलग अलग नाम भी बताऊंगा जो MCQ क्वेश्चन में आने के बहुत ही चांसेज हैं। और ठीक है, और फिर उसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि उस मेथड्स के किन फैक्टर्स को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है और किन फैक्टर्स को नहीं शामिल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो में से नॉलेज मिले तो। ठीक है, तो हमारा जो पहला मेथड है वह है उत्पाद विधि, यानी कि प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, जिसको हम एडिशनल नेम जो है हमारा, उसको हम वैल्यू एडिड मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो मूल वृद्धि विधि। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको तो आप ये मत सोचिए कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका जो उत्पाद विधि है वो फर्स्ट मेथड है। जब आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करने बैठते हैं, उसको हम क्या नाम मूल वृद्धि विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मूल वृद्धि विधि के नाम से भी जानते हैं। और इसके अदर्स नेम जो हैं हमारे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड्स और नेट आउटपुट मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडियन यानी कि औद्योगिक उद्गम मेथड्स विधि हिंदी में, और शुद्ध उत्पाद विधि हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो ये चार नाम जो हैं हमारे पहले मेथड्स के हैं नेशनल इनकम के, जो MCQ क्वेश्चन में आने के बहुत चांसेस होते हैं, या वो एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि मूल्य वृद्धि विधि को अन्य नाम से, कौन से अन्य नाम से जाना जाता है। तो आप प्रोडक्ट मेथड भी आ सकता है, प्रोडक्शन मेथड भी आ सकता है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन भी आ सकता है, नेट आउटपुट मेथड भी आ सकता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि मूल्य वृद्धि होता क्या है। ठीक है, तो मूल वृद्धि दोबारा अगेन समझा देता हूँ। यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, पहली बात है, आप जब किसी प्रोडक्ट को बनाने की प्रोडक्शन में हो, ये जो है हमारा मेथड जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये समझे। तो अब हम इसको समझेंगे कि मूल वृद्धि है क्या। तो मूल वृद्धि जो होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उस पर जो आप कॉस्ट लगाते हैं, ठीक है, उसमें कॉस्ट लगाने के बाद जो उसके रॉ मटेरियल के दोबारा जो प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी मूल्य में यानी कि कीमत में वृद्धि हो जाती है, यानी कि वैल्यू में वृद्धि हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने गेहूं खरीदा। ठीक है, गेहूं खरीदा, ठीक है, और उससे ज्यादा आपने आटा बनाया। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 20 रुपए किलो गेहूं 1 किलो खरीदा। ठीक है, उससे आपने बनाया 1 किलो आटा। ठीक है, तो उसको मगर आपने क्या नाम है 30 रुपए में बेचा उस 1 किलो आटे को। ठीक है, तो यहाँ पे इसके मूल्य में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 रुपए का। तो ये जो आपने रॉ खरीदा था, रॉ मटेरियल क्या खरीदा था, गेहूं खरीदा था। ठीक है, तो उससे आपने आटा बना के बेच दिया। ठीक है, या तो एक प्रोडक्ट बना के बेचा, तो उससे क्या है, इसके मूल्य में वृद्धि हो गई थी जब आप उसका आटा बना रहे थे, उसका आटा का प्रोडक्ट बना रहे थे, गेहूं से आटा बना रहे थे। तो उसके मूल्य में वृद्धि हुई, कैसे पता चलता है, क्योंकि आपने उसको 30 रुपए में बेचा, तो उसके मूल्य में वृद्धि होगी, उसको कहते हैं मूल्य वृद्धि। अब यहीं पर कोई तीसरा पर्सन, मान लो ए पर्सन ने ये गेहूं खरीदा था। ठीक है, उसने आटा बनाकर बी पर्सन को 30 रुपए में बेच दिया, तो इसका 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट कितनी थी, 20 रुपीज। एडिशन कितना हुआ वैल्यू के अंदर, 20 के अंदर 10 रुपीज का एडिशन होके 30 बन गया। अब ये बी पर्सन जो खरीदता है, इसने क्या नाम है बेकरी के रूप में इसका आटे का यूज किया, और उससे क्या नाम है जो भी बिस्किट वगैरह हो गया, जो भी चीज प्रोडक्ट उसने बनाई। ठीक है, और उसको 50 रुपए में 1 किलो आटे से जो भी उसका 50 रुपए का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस सी पर्सन को इसने आटा बेच दिया और सी पर्सन ने इसको क्या कर दिया, बेकरी के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इससे क्या नाम है इसके मूल्य में, आटे के भी मूल्य में परिवर्तन आ गया। तो इससे वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 20 रुपीज का, यानी कि इधर 10 का इधर 20 का, तो 30 रुपीज का इसके अंदर टोटल क्या नाम वैल्यू एडिशन देखने को मिलता है। इसको कहते हैं मूल्य वृद्धि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब ये समझने की जरूरत है कि मूल्य वृद्धि जब विधि का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो कुछ फॉर्मूले हैं उसको समझेंगे और किन चीजों को शामिल करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि नेशनल इनकम में किसको शामिल करते हैं, फिर फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, पुरानी वस्तुओं पर जो किया गया खर्चा है
उसको कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, जो मूल वृद्धि के तहत आप जब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जब भी आप मूल वृद्धि या वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू क्या नाम है कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम को, तो ओल्ड वस्तु जो होती है, ओल्ड गुड्स होती हैं, उनका जो वैल्यू होता है उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो लास्ट ईयर की नेशनल इनकम में ऑलरेडी उनकी कीमत शामिल कर ली जाती है, उनकी वैल्यू शामिल कर ली जाती है। अगर मान लीजिए 2019 में कोई प्रोडक्ट बना और वो 2019 के अंत तक नहीं बिक पाया, ठीक है, मगर वो 2020 में बिकता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो है, उसकी कीमत जो है वो 2020 में शामिल दोबारा से नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो 2019 के नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में उसके प्रोडक्ट की कीमत को शामिल कर लिया गया, इसलिए नेशनल इनकम में इसको दोबारा शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो पुरानी वस्तुओं की दलाली जो की जाती है, यानी कि एजेंट जो है उसको बेचने में अपनी किसी कंपनी के या कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने में मदद करता है, जैसे कि एजेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी पुराने गुड्स को बेचने की हेल्प करते हैं, उसके लिए सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो उस पर जो उनका कमीशन बनता है उन एजेंट्स का, उनके एजेंट्स के कमीशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ना कि उस पुरानी वस्तु की कीमत को, ठीक है। तो पुरानी वस्तु यानी कि ओल्ड गुड्स की कीमत को शामिल नहीं किया जाए, मगर उसके ऊपर जो एजेंट का, ठीक है, एजेंट का जो कमीशन होगा, ठीक है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो ये दो फैक्टर्स हो गए आपके, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मध्यवर्ती उपभोग है, इंटरमीडिएट गुड्स पर जो कंजप्शन होता है आपका, ठीक है, क्या उनको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा? सिंपल सी बात है, नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम में सिर्फ अंतिम यानी कि फाइनल गुड्स की वैल्यूज को ही शामिल किया जाता है, और इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो उस फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं, यानी कि जो उसकी कीमत जो होती है उसको जब बताते हैं, तो वो उसके अंदर ऑलरेडी क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शंस की वैल्यू जो है, कीमत जो है, ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। डबल कैलकुलेशन वाला मेथड आपको पता होना चाहिए, वो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये वेस्ट ईयर साथ में भी पढ़ा हुआ और चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा है तो जाके देख लेना एक बार इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में, ठीक है। फिर चौथा फैक्टर है, तो मध्यवर्ती उपभोग व्यय को शामिल नहीं करेगा। चौथा मेन फैक्टर है स्व उपभोग गुड्स, यानी कि खुद के उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है, क्या उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। जो खुद के उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल क्या करेंगे? सिर्फ गुड्स को, ठीक है। गुड्स को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो जो गुड्स होते हैं उनकी कीमत हम डिफाइन कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि उस गुड्स की कीमत ये हो सकती है, ठीक है। मान लो किसी ने 1 किलो गेहूं जो है वो अपने उपभोग के लिए उत्पादन किया, तो हम जानते हैं कि मार्केट में 1 किलो गेहूं की कीमत क्या है, 20 रुपीज़ है। तो उसके अनुमान के हिसाब से हम उसकी कीमत लगा लेंगे कि हाँ, बंदे ने बाहर अगर वो बेचता तो उसको 20 रुपीज़ मिलते, तो वो भी हमारा नेशनल इनकम में शामिल होता, ठीक है। उसको कोई खरीदता, तो उस बंदे ने क्या किया, बेच के ना खुद ही उपभोग कर लिया। अगर वो वही बेच के वही 20 रुपये दोबारा से गेहूं के ऊपर खर्च करता तो वही आ जाता। तो इसलिए हम क्या नाम है, जो स्व उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है, यानी कि सेल्फ कंजप्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, या चौथा वाला जो था हमारा गुड्स की बात कर रहे थे, अब जो पांचवा है वो सर्विसेज की बात करेंगे। तो गुड्स को हमेशा जो है वो नेशनल इनकम में तो शामिल किया जाता है अगर वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज हो रही हैं, मगर वहीं पे कोई सर्विसेज जो है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज हो रही हैं तो उनको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो सेवाएं जो होती हैं उनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उनकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि उनका मूल्य क्या होगा, ठीक है, और उनके मूल्य में किस प्रकार से मूल्य वृद्धि हो रही है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता नेशनल इनकम की गणना करते हुए। जैसे कि घर में जो हाउस वाइफ होती हैं, यानी कि हमारी मम्मी होती हैं, तो उनकी सर्विसेज की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, तो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही होती हैं, ठीक है। अब घर का ही बंदा कोई डॉक्टर है और वो क्या ना अपने घर के लोगों का इलाज करता है, तो क्या उसकी सर्विसेज की वैल्यू का अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो घर में दे रहा है और उसके सर्विसेज का अनुमान लगा भी लेंगे तो उसके लिए हम कुछ पे भी नहीं करेंगे। तो वो ऐसी स्थिति में जो हाउस वाइफ हो गई तो उनकी कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेगा। तो ये 5 चीज़ें समझ में आ गई। तो ये 5 फैक्टर्स जो होते हैं जब हम उत्पाद वृद्धि का यूज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम के थ्रू, तो देन हम क्या नाम है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, आप जब भी उत्पाद वृद्धि या मूल्य वृद्धि या प्रोडक्शन मेथड्स या वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं तो उसके लिए सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। इन 4 फॉर्मूलों का ध्यान रखोगे कहीं पे भी गलती नहीं होगी। पहला उत्पादन वृद्धि इक्वल टू होगा
उत्पाद का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। जब उत्पादन का मूल्य आपको दिया है, ठीक है, और मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य दिया है, तो उसको माइनस कर दोगे तो आपको याद है, जैसे कि उत्पादन का मूल्य कितना था, उत्पाद आपने कर लिया, ठीक है, 30 रुपये में उसको बेच दिया, और मध्यवर्ती उपभोग यानी कि आपने गेहूं खरीदा था ना कच्चे रॉ मटेरियल के रूप में, तो 20 माइनस कितना हो गया 10 जो हो गया आपका क्या नाम है मूल्य वृद्धि हो गया, ठीक है। अगर इसकी जगह उत्पादन का मूल्य ना दिया हो, ठीक है, तो उत्पादन का मूल्य इक्वल टू होता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ट्रायंगल के, ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उत्पादन का मूल्य जो होता है आपका बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। तो जब आप उत्पादन का मूल्य, ये 5 फॉर्मूले हो जाएंगे, उत्पादन का मूल्य इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। तो बिक्री जो हो गया आपका सेल्स आपने कितने में किया है किसी भी गुड्स को, ठीक है, और स्टॉक यानी कि आपका पुराने स्टॉक कितना था और नया स्टॉक क्या है, उसके अंदर जितना परिवर्तन होगा माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसको आप प्लस कर देंगे तो वो उत्पादन का मूल्य निकल आएगा। और फिर वो ये वाला सेम सिचुएशन रहेगा, तो उत्पादन विधि के द्वारा क्या निकलेगा, अगर आपको डायरेक्ट ये चीज रखे तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। तीसरा फॉर्मूला जो है आपको पता है हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर थर्ड, ठीक है। तो आप जब इन तीनों सेक्टर्स को ठीक है इंक्लूड कर देते हैं, सम्स कर देते हैं इनकी वैल्यू को, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में से मान लो 10 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में से 15 करोड़ आ गए और सर्विसेज सेक्टर में से आपके 5 करोड़ आ गए, तो 10 15 कितना हो गया 25 25 30 करोड़ का आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला है कि अगर आपको स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा है, उसकी जगह फाइनल स्टॉक्स और इनिशियल स्टॉक दे रखा है, तो यानी कि अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है, तो देन आपको क्या करना है, फाइनल स्टॉक में से माइनस करना है इनिशियल स्टॉक को, तो इससे क्या होगा आपका स्टॉक में परिवर्तन आपका निकल आएगा। तो ये पूरा मेथड्स है। अब हम इसको न्यूमेरिकल के जरिए यानी कि कुछ क्वेश्चंस के जरिए, तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो न्यूमेरिकल के कुछ डाटा ये हैं, आपको दे रखा है बिक्री 700 रुपये, स्टॉक में परिवर्तन 40 रुपये, मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन आपका इंग्लिश में 80 रुपये, NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका 100 रुपये दे रखा है, ठीक है। मशीनों का क्रय यानी कि मशीनरी पे जो खर्चा किया गया एक्सपेंडिचर ऑफ मशीनरीज, ठीक है, 250 रुपये, और इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा किया गया है वो 400 रुपये है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है NDP-MP या बोल लीजिए NVA-MP। आपको एक चीज़ बताना, मैं पिछले वीडियो में बोल गया कि आपको जब भी बोला जाए कि GVA जो है आपका हमेशा बराबर होता है GDP के, ठीक है, इसी तरीके से NVA आपका बराबर होता है NDP के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत हो। अगर यहाँ पे MP दे रखा है तो ये भी MP के बराबर होगा, ना कि MP नॉट इक्वल टू FC, ठीक है। अगर ये चीज़ ऐसे देखिए, और यही NVA FC पर दे रखा है, ये MP पर दे रखा है मान लीजिए, तो ये भी FC पर ही होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको GDP MP निकालने को बोला जाए तो ये सोच के चलिएगा कि GVA MP निकालने को बोला गया है, और अगर आपको बोला जाए NDP FC बोल रखा है तो आपको ये सोच के चलना है कि आपको NVA FC निकालना है, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं सवाल को, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको फॉर्मूला पता है जो मैंने लिखवा दिए हैं, और इस न्यूमेरिकल की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल का मैं वो फॉर्मूला एक बार दोबारा यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका फॉर्मूला है इसका, ठीक है, पता है आपका GVA पहले निकालना होगा, देन आपको इसमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो 4 ट्रिक्स बता रखे थे वीडियो के अंदर,
वो उसके अकॉर्डिंग अब शायद न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, तो वीडियो आई बटन पे दे दी जाएगी, अगर जिसने ना देखी वो देख लेगा, ठीक है। तो आपका 1 प्लस स्टॉक में परिवर्तन, याद रखिए फॉर्मूला, ठीक है, माइनस वो इंटरमीडिएट गुड्स, ये शामिल होगा, ये शामिल होगा, माइनस होगा इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, ठीक है। और अब इससे आपका निकल रहा है GVA, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको G को N में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्रोथ से नेट पे जाना है, देन आपको डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस में डिप्रिसिएशन आपका थर्ड है, ठीक है। अब आ जाइए 700 प्लस 40, ठीक है, माइनस 400 माइनस थर्ड कितना है 80। तो ये 740 हो गया आपका पॉजिटिव, और नेगेटिव माइनस 480। तो आपका निकल कितना आएगा, आपका निकलेगा 260 करोड़ रुपए, ठीक है। समझ आ गया। डिप्रिसिएशन माइनस क्यों क्या, आपको पता है जब आपको नेट पे कोई भी प्रोडक्ट निकालना है, चाहे आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालें चाहे नेशनल प्रोडक्ट निकालें, तो आपको ग्रोस में से माइनस करना पड़ता है डिप्रिसिएशन। ट्रिक नंबर 1 वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी। एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखें। चलिए अब हम दूसरे टाइप का एक सवाल और सॉल्व करते हैं उत्पाद विधि के माध्यम से। पहले टाइप का हमने सवाल सॉल्व किया जो कि बहुत इजी होता है, मगर अधिकतर इस टाइप के सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आप अब इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि फ्रॉम ए द्वारा, इसका क्वेश्चन मार्क क्या है, फ्रॉम ए द्वारा, ठीक है, मूल वृद्धि कितनी, यानी कि वैल्यू एडिशन बाय द फर्म ए, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है उत्पादन मूल्य वृद्धि का या वैल्यू एडिशन का, क्या होता है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, अधिकतर यही यूज होगा आपके हर सवाल में, ठीक है। तो अब आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या निकलता है। फर्म ए द्वारा बिक्री, ठीक है, ठीक है, प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। अब आपको बता रखा है स्टॉक में परिवर्तन जो हमारा होता है, जो स्टॉक में परिवर्तन जो होता है हमारा फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉर्मूला बता ही रखा है आपको, ठीक है। तो आपका क्या गया, अंतिम स्टॉक, फर्म ए का अंतिम स्टॉक, ठीक है, प्लस में करेंगे ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस फ्रॉम ए का प्रारंभिक स्टॉक -4, देन माइनस मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसका क्या है
फ्रॉम ए द्वारा बी से खरीदारी, यानी कि एक बी कंपनी है उससे फ्रॉम ए ने रॉ मटेरियल खरीदा कोई, ठीक है, ठीक है, तो उसका कितना है सेकंड -2। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए 1 की वैल्यू 100, थर्ड की वैल्यू कितनी है 20, माइनस फोर्थ की वैल्यू 25 लाख, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका कितना है 40, ठीक है। तो देन आपका ये आ जाए माइनस का प्रारंभिक स्टॉक ज़्यादा है, यानी कि इनिशियल स्टॉक ज़्यादा है, तो ये माइनस में हो आएगी हमारी वैल्यू -5 -40, तो माइनस ये हो गया 45, इस वजह से कर देंगे तो 55, यानी कि 45 लाख रुपए, ठीक है। आंसर हमारा 55 लाख आएगा।